क्या आपने कभी मौत की खामोशी सुनी है? जी हाँ, 1943 में बंगाल की गलियों में यही खामोशी अपनी चरम पर नाच रही थी। एक ऐसी खामोशी जहां चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। आज हम जिसे बंगाल का अकाल कहते हैं, वो दरअसल इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप था। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक मैन मेड नरसंहार था। आज मैं आपको उस अंधेरे में ले जाऊंगा जहां एक तरफ तो दुनिया वर्ल्ड वॉर जीत रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ भारत के 30 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में गलियों गलियों में तड़प रहे थे। अब जो 1940 का दशक था जिसमें पूरी दुनिया जल रही थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के लिए ये जंग सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उनका जुनून बन चुका था। लेकिन इस जंग को लड़ने के लिए उन्हें चाहिए थी 3 चीजें: अनाज, पैसा और खून। और इन तीनों के लिए उसकी नजर थी भारत पर। सबसे पहले तो भारत को जबरन इस युद्ध में घसीटा गया। हमारे 25 लाख जवान दुनिया भर की सरहदों पर अंग्रेजों के लिए अपना खून बहा रहे थे। लेकिन जो चर्चिल थे, उनका पेट इतने से भी नहीं भरता है। वो आदेश देते हैं कि बंगाल का जितना भी अनाज है उसे वॉर रिजर्व के नाम पर जब्त कर दिया जाए। भारत के लोग मरे तो मरे, पर ब्रिटिश सैनिकों के पास राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। भारत एक देश नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक रिसोर्स मशीन बन चुका था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 16 अक्टूबर 1942 बंगाल में एक भयंकर चक्रवात आता है जिसमें 11,000 से ज्यादा लोग एक ही रात में अपनी जान गंवा देते हैं और इससे उनकी फसलें भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो अंग्रेज थे, उनके लिए ये तूफान एक वरदान की तरह आता है। उन्होंने पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीट दिया कि बंगाल में जो भी हो रहा था वो इस तूफान की वजह से था। लेकिन आखिर बंगाल में हो क्या रहा था? बंगाल भूखा एक एक दाने के लिए तड़प रहा था। लेकिन सच तो ये था कि इतिहासकारों के मुताबिक उस तूफान के बाद भी बंगाल के पास इतना अनाज था कि लोग जिंदा रह सके। पर ये जो चर्चिल है वो क्या करते हैं, उस बचे हुए अनाज को भी भारत से बाहर भेज देते हैं। और जब बंगाल के गवर्नर ने उनसे मदद मांगी तो चर्चिल उसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। उसने कुदरत को अपना मोहरा बनाया ताकि वो कत्लेआम जारी रख सके। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे थे? अब होता क्या है कि उस समय जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था, जो कि आज का म्यांमार है। अंग्रेजों को डर था कि जापान बंगाल के रास्ते भारत में घुसेगा और इस डर में उन्होंने अपनी ही जनता पर वार कर दिया और इसे नाम दिया गया डिनाइल पॉलिसी। उन्होंने बंगाल की 66,000 से ज्यादा नावें जला दी और कुछ को डुबो दिया। अब सोचो, जिस बंगाल की नस नस में नदियां बहती है, अगर वहां नाव छीन ली जाए तो ये मतलब था कि अपने ही लोगों की टांगे काट देना। मछुआरों का काम खत्म हुआ, जिससे सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा। जैसे ही सप्लाई चेन खत्म हुई वैसे ही चावल के दाम 500 से 1000 गुना तक बढ़ गए। अब इस समय मौत का तांडव शुरू होना तय था। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जहां अनाज बाजार से गायब हो जाए और सिर्फ काला बाजारी करने वाले रईसों के पास अनाज बचा रहे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुन के आप पूरे के पूरे हिल जाओगे। 1943 की गर्मियों तक बंगाल की जो माएं थी, उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए एक दाना तक नहीं था। कोलकाता की हुगली नदी और बंगाल की हजारों नहरें एक खौफनाक मंजर की गवाह बन चुकी थी। हजारों माओं ने अपने ही बच्चों को नदी में डुबो दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को धीरे धीरे तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकती थी। उन्हें लगा कि पानी की लहरों में बच्चा जल्दी शांत हो जाएगा, बजाय इसके कि वो हफ्तों तक भूख की आग में तड़पा रहे। एक माँ का अपने बच्चे के लिए ये आखिरी रहम था। ये वो दर्द है जिसे इतिहास के किसी भी पन्ने में जगह नहीं मिली। अब जब गरीब मर रहे थे तो कुछ लोग अमीर भी हो रहे थे। ब्रिटिश प्रशासन ने अनाज का ठेका अपने चहेते कालाबाजारियों को देना शुरू कर दिया। गोदाम भरे हुए थे, लेकिन बाहर अकाल का बोर्ड लग चुका था। अब ये एक बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम बन चुका था। अब ये जो अंग्रेज थे वो क्या करते हैं कि जो बंगाल के चावल थे उन्हें श्रीलंका और मिडल ईस्ट में भेज देते हैं ताकि वहां की लेबर और सेना उनको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, जबकि बंगाल के किसान अपनी ही उगाई गई फसल के लिए तरस रहे थे। अब ये जो लंदन में बैठा विंस्टन चर्चिल था वो इस तबाही का पूरा आनंद ले रहा था।
जब भारत के सचिव लियो एम्बरी ने उसे टेलीग्राम भेजा कि लाखों लोग मर रहे हैं, तो चर्चिल का जवाब मानवता के चेहरे पर एक तमाचे जैसा था। उसने कहा, आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली विद अ बीस्टली रिलीजन, इफ दे आर डाइंग व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट। इसका मतलब ये था कि भारत के लोग गंदे हैं और उनका धर्म भी गंदा है। अगर वहां खाने को अनाज नहीं है तो गांधी अभी तक कैसे जिंदा है। और साथ में ये भी कहता है कि भारतीय लोग खरगोश की तरह है जो सिर्फ बच्चे पैदा करते रहते हैं। अब उसने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनाज से भरे जहाजों को भारत में रुकने से मना कर दिया। उसने कहा कि जहाज बहुत कम है और उन्हें यूरोप के लिए बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि हकीकत तो ये थी कि ब्रिटेन के पास उस समय जरूरत से ज्यादा अनाज का स्टॉक जमा हो चुका था। वो चाहता ये था कि भारतीय मरे तो मरे, क्योंकि उसकी नजर में उस समय भारतीयों के जान की कोई कीमत नहीं थी। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, वो सिटी ऑफ डेड बन गया। आलीशान होटलों के बाहर कूड़ेदानों में लोग जूठे के लिए आपस में लड़ने लगे, लोग घास खाने लगे, चूहों को मारकर खाने लगे, यहाँ तक कि पेड़ों की छाल चबाकर खाने लगे। और जब ताकत उनकी खत्म हो जाती तो वो बस फुटपाथ पर लेट जाते और मर जाते। इतिहास के कुछ दस्तावेज कहते हैं कि भूख इस कदर तक बढ़ गई थी कि कुछ जगहों पर तो लोगों ने मजबूरी में लाशों को खाना ही शुरू कर दिया था। इंसानियत का इससे बुरा पतन और क्या हो सकता है। अब इस सब के बीच ब्रिटिश आर्मी के लिए कोलकाता के होटलों में रोज ताजा मांस और चावल बनाया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने मीडिया पर ताला लगा दिया, किसी को फोटोज खींचने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन द स्टेट्समैन अखबार के एडिटर इयान स्टीफेंस वो जो है बगावत कर देते हैं। उन्होंने छुपकर कोलकाता की सड़कों पर बिखरी लाशों की तस्वीरें ली और उन्हें दुनिया के सामने छाप दिया। तब जाकर पता चला कि भारत में आखिर चल क्या रहा है, वरना अंग्रेजों ने तो इसे बस छोटी सी किल्लत बताकर चुप करवा दिया था। 1944 में जब फसलें आई और सरकार ने थोड़ा अनाज खोला, तब जाकर ये मौत का सिलसिला थमा। लेकिन जो उस समय के सरकारी आंकड़े थे वो कहते हैं कि इस अकाल में 20 लाख लोग मरे। लेकिन आज जो रिसर्चर कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये संख्या 30 से 60 लाख के बीच थी। एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया जाता है। आज चर्चिल की मूर्तियां दुनिया भर में लगी है और उसे सदी का महानायक कहा जाता है। लेकिन उन मूर्तियों के नीचे लाखों भारतीयों का खून है। अगली बार जब आप इतिहास पढ़े तो याद रखना कि 1943 में जो जंग जीती गई वो इंसानियत की लाश पर जीती गई। वो अकाल नहीं था, वो एक कत्लेआम था और हम आज भी इस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं जो हमें कभी मिला ही नहीं। ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से सिल्वर लाइनिंग चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।